नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सभी घर पर रहकर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ में अपने परिवार वालों का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो साधारण ब्याज के हमने जितने पार्ट पढ़े हैं उन सब का आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप पिछले वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अगला टाइप है मिश्रण से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग है वो 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 460 रुपये है तो दोनों भाग ज्ञात करने हैं। तरीके बहुत सारे हैं इसको हल करने के। जैसे मैं एक भाग x रुपये मानूंगा तो दूसरा भाग मेरे पास 5,000 माइनस x आ जाएगा। तो जो x भाग है वो 4% की दर से कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। प्लस 5,000 जो माइनस x है वो 5% की दर से 2 वर्ष के लिए। उन दोनों भागों का ब्याज जोड़ूंगा तो बराबर 460 कर दूंगा तो x का मान निकालूंगा तो पहला भाग आ जाएगा और 5,000 में से घटा दूंगा तो दूसरा भाग आ जाएगा। पर इसको आप मिश्रण मेथड से भी कर सकते हैं, एलिगेशन नियम से भी कर सकते हैं। तो मिश्रण का नियम क्या कहता है? देखो, मिश्रण का नियम ये कहता है कि जो आपके पास 2 भाग हैं उन 2 भागों की दर कितनी है। तो पहले भाग की दर है हमारे पास 4% है और दूसरे भाग की दर है हमारे पास 5% है। तो 4% दर पर कुछ भाग दे रहा है और शेष भाग को 5% की दर पर उधार दे रहा है। तो मिश्रण का नियम ये कहता है कि यहाँ पर आपके पास औसत ब्याज दर होनी चाहिए। और औसत ब्याज दर कैसे निकालते हैं? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो ब्याज 2 वर्षों का हमारे पास कितना है दोस्तों? 460 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है? 5,000 और समय कितना है मेरे पास? 2 वर्ष है। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 46 बटा कितना हो जाएगा? 10, मतलब 4.6%। तो औसत ब्याज दर मेरे पास दोस्तों कितनी आ गई? 4.6%। तो इस 4.6% को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मिश्रण का नियम ये कहता है कि आप लोग तिरछा अंतर करेंगे। एक चीज़ नोट करने वाली बात है, जो औसत ब्याज दर आती है वो 1% से तो कम नहीं होगी और दूसरी से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी। अब देखो, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? 4.6 और 5 में से ज़्यादा कौन है? 5। तो 5 में से 4.6 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 0.4%। और इधर ज़्यादा कौन है दोनों में से? 4.6। तो 4.6 में से 4 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.6%। अब परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा अनुपात में, तो ये क्या हो गया? अनुपात। तो पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया। 2 से काटोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2:3। ये जो 2:3 आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है? दोनों भागों के धन का अनुपात आ रहा है। अब लगा देंगे अपन क्या? सेम का मान सेम। देखो टोटल धन मेरे पास कितना है? 5,000 रुपये। ये 5,000 किसके बराबर होगा? 2 + 3 के बराबर होगा। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। 1 का मान कितना आ जाएगा? 1,000। जब 1 का मान आ गया तो पहला भाग पूछे आपके से, तो पहला भाग का जो रेशियो है वो आपके पास क्या आ रहा है? 2। तो 1 का मान 1000 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2,000। तो पहला भाग 2,000 रुपये आ जाएगा। और दूसरा भाग आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कितना होगा? दूसरा भाग का रेशियो कितना है? 3। और 3 को 1000 से गुणा कर दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये आ जाएगा। तो यदि पहला भाग पूछे तो 2,000 रुपये बता देंगे और दूसरा भाग पूछे तो 3,000 रुपये बता देंगे। यदि इस प्रकार का जब भी मूलधन दे दे और उस मूलधन को 2 भागों में बांटा जाए, 2% दे दे और कितने भी वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, कितना भी टोटल ब्याज देते, तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आप एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब एलिगेशन मेथड मैंने बताया कैसे यूज होता है। पहले भाग की दर है 4% और दूसरे भाग की दर कितनी है? 5% है। औसत ब्याज दर अपन फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना है 2 वर्ष का? 460 गुणा 100 बटा मूलधन, और मूलधन मेरे पास कितना है? 5,000। समय कितना है? 2 वर्ष। तो गुणा 2 कर देंगे, हल करेंगे तो 4.6% आ जाएगा। अब ये जो औसत ब्याज दर है इसको बीच में रख देंगे। बताओ कितनी आ गई? 4.6% आ गई। अब जब भी मिश्रण का नियम लगाते हैं तो तिरछा अंतर करना पड़ता है। तिरछे अंतर में भी आपको ज़्यादा में से कम को घटाना होता है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो ज़्यादा कौन है? 5। 5 में से 4.6 घटाएंगे तो 0.4% आ जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा कौन है? 4.6। तो 4.6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.6 आ जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 और 6 का रेशियो क्या बन जाएगा? 2:3। अब 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 5।
इस 5 का मान टोटल मूलधन के बराबर, टोटल मूलधन हमारे पास 5000 है, 5 का मान 5000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1000। तो पहला भाग बताना है तो पहला रेशियो कितना है 2, 2 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 2000 रुपये आ जाएगा। और दूसरा भाग बताना है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 3 गुणा 1000 बराबर 3000 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अदरवाइज आप ऐसे नहीं करते हैं तो और भी अच्छा और शानदार मेथड है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। देखना पहले भाग की दर कितनी है 4% है और दूसरे भाग की दर कितनी है 5%। टाइम कितना है 2 वर्ष। अब आपको पता है रेट इनटू टाइम क्या होता है, ब्याज होता है। तो 4% को 2 से गुणा करूंगा तो पहली दर कितनी होगी 8% होगी। दर गुणा समय ब्याज कहलाता है, आरटी मैं शुरू से कह रहा हूँ। और 5 को आप किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10%। तो 2 ब्याज हो गई, 2 वर्षों का ब्याज आ गया। पहले भाग का ब्याज 8% हो गया, दूसरे भाग का ब्याज हमारे पास 2 वर्षों का 10% हो गया। यदि समय 3 वर्ष होता तो दर को 3 से गुणा करके लिख देते, 3 वर्षों का कुल ब्याज लिख लेते। तो 4 दूनी 8% 2 वर्ष का ब्याज हो गया। और दूसरे भाग की दर है 5, तो 5% को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10% 2 वर्षों का दूसरे भाग का ब्याज हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये 8% है और ये 10% है, तो इसमें कॉमन 8% तो है ही ना, और एक्स्ट्रा कितना परसेंट है 2% है। ऐसे लिखने का मकसद एक ही है कि पहले भाग पर 8% ब्याज तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे भाग पर 8% के साथ साथ कितना परसेंट और मिल रहा है 2%। इसका मतलब जितना पहले भाग में ब्याज मिल रहा था उतना तो मिल रहा है, लेकिन उससे भी कितना ज़्यादा मिल रहा है 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कॉमन पार्ट कितना है मेरे पास, दोनों भागों में 8% है। इस मूलधन का 8% निकाल लो आप। तो 5000 का 8% निकालोगे, बताओ कितना है 400 रुपये। इसका मतलब है 5000 रुपये का कॉमन परसेंट 8% कितना हो गया 400 रुपये हो गया। अब एक चीज़ बताओ, 2 वर्षों का कुल ब्याज मेरे पास कितना है 460 है। तो 2 वर्षों का ये हमारे पास गिवन है 460, और कॉमन परसेंटेज का ब्याज कितना आया 400। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 60 रुपये आया कि नहीं आया। तो 60 रुपये ज़्यादा ब्याज आ रहा है। वो ज़्यादा ब्याज किसकी वजह से आ रहा है, इस 2% की वजह से आ रहा है। तो सेम का मान सेम, 2% का मान 60 हो जाएगा, तो ज़्यादा का मान ज़्यादा। 1% का मान निकालोगे तो 60 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 30। 1% का मान क्या आ जाएगा 30। अब मूलधन बताना है तो 100 को 30 से गुणा कर देंगे 3000। अब समस्या ये है कि ये पहला भाग है या दूसरा भाग है। तो बताओ जो 2% का मान 60 लिया था वो पहले भाग से आया था या दूसरे भाग से आया था, तो दूसरे भाग से आ रहा है। इसका मतलब दूसरा भाग 2% ज़्यादा था, तो 2% का मान 60, 1% का मान 30, तो 100% का मान 3000। तो ये जो पार्ट आया वो कौन सा भाग आया, सेकंड भाग आया। जिसकी ज़्यादा है ना, ज़्यादा परसेंटेज, उसी का भाग माना जाएगा। तो इसका भाग कितना हो गया ये 3000। अब बताओ 5000 में से दूसरा भाग 3000 है, तो पहला भाग 2000 रुपये। तो पहला भाग आप कैसे बताएंगे, पहला भाग हो जाएगा 5000 में से कितना घटा देंगे 3000। तो बताओ टोटल कितना हुआ 2000 रुपये। ये लो, ये पहला भाग, दूसरा भाग हो गया और ये पहला भाग हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एक बार पुनः समझा देता हूँ, देखना ध्यान से समझना इसको। भाई कुल धन तो हमारे पास 5000 है, टोटल प्रिंसिपल है वो 5000 रुपये है। पहले भाग की दर 4% है, तो 2 वर्ष की दर कितनी होगी 4 दूनी 8% ब्याज मिलेगा। दूसरे भाग की दर है 5%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 10%। अब पहले भाग में 8% मिल रहा है, तो दूसरे में भी 8 तो मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना परसेंट और मिल रहा है 2% और मिल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो कॉमन पार्ट कितना हो गया परसेंटेज का 8% हो गया। तो जो मूलधन है उसका आप लोग कितना परसेंट निकाल लेंगे 8% निकाल लेंगे। तो बताओ कितना रुपये आया 400 रुपये। ये 400 रुपये दोनों का कॉमन परसेंटेज 8% के हिसाब से दोनों का क्या आ गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज आया। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है 460 दे रखा है। ये भी कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है, और ये भी कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है। लेकिन ये कितने परसेंट का है 8% का है दोनों भागों का, और ये दोनों भागों का कितना है 460 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो कितना ज़्यादा आ रहा है 60 रुपये ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ 60 ज़्यादा आ रहा है। तो ये ज़्यादा किसकी वजह से हुआ है, इस 2% की वजह से, क्योंकि ये 2% ही तो बचा है ना आपके पास। तो 2% का मान क्या हो गया 60, 1% का मान कितना हो गया 30। अब जब 1% का मान आ गया तो मूलधन बताना है, तो 100 गुणा 30 कितना हो गया 3000 रुपये हो गया। अब ये बात है कि ये पहला भाग हो गया दूसरा भाग। तो बताओ ये 2% किसकी तरफ लिखा है, पहले भाग की तरफ या दूसरे भाग की तरफ, दूसरे भाग की तरफ। ये कौन सा भाग हो जाएगा सेकंड भाग। तो सेकंड भाग पूछे तो 3000, और फर्स्ट भाग पूछे तो
5000 दोनों भागों का योग था, तो एक 3000 आ गया, तो दूसरा भाग 3000 है, तो पहला भाग 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यदि ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक सवाल और देता हूँ और करके देखें। ये डाटा हटा देते हैं अपन, 5000 वाले और ये वाले, और दूसरा सवाल ले लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरा सवाल है 7500 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% की दर पर और शेष भाग 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद वह कुल 8700 रुपये लौटाता है तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। इस सवाल को देखो ध्यान से। 7500 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद वह कुल 8700 रुपये लौटाता है तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर वही बात, या तो मिश्रण लगा देंगे या वो वाला परसेंटेज लगा देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं सीधा ही बता देता हूँ, पहले भाग की दर 4%, टाइम 2 वर्ष है, तो टोटल ब्याज 2 वर्ष का 8% हो गया पहले भाग का। दूसरे भाग का 10% की दर से 2 वर्ष का टोटल ब्याज कितना हो गया? 20%। ये पहले भाग का 2 वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे भाग का 2 वर्ष का ब्याज है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो 8% और इसको 8% प्लस 12% लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉमन पार्ट तो मुझे रखना ही है। तो कॉमन पार्ट कितना हो गया मेरे पास? 8% हो गया। तो मूलधन कितना है? 7500 का 8% निकालेंगे तो बताओ कितना आ गया? 8 पंजे 40, 600 रुपये आया कि नहीं आया? अरे भाई दोनों 7500 रुपये टोटल भाग था, दोनों का जब 8% हमने निकाला तो हमारे पास कितना आ गया? 600 रुपये आ गया। अब आपको गिवन ब्याज कितना है, ब्याज सवाल में क्या दे रखा है वो देख लो। मूलधन 7500 और ये जो 8700 रुपये लौटाता है वो ब्याज नहीं है, मिश्रधन है। तो ये ब्याज नहीं है। अब की बार देखो कहीं नहीं लिखा इसने कि ब्याज है, ये कह रहा है कि 7500 रुपये 2 भाग में बांटा जाता है, तो लास्ट में वह टोटल कितना रुपए लौटा रहा है? 8700 रुपये लौटा रहा है। इसका मतलब मिश्रधन लौटा रहा है। तो ब्याज क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो 8700 में से कितना घटा देंगे? 7500। तो ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज बराबर आ जाएगा 8700 माइनस 7500। तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया? 1200। अब देखो सेम परसेंट से ब्याज 600 आया और वैसे 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1200। तो डिफरेंस कितना हो गया? 600 हुआ कि नहीं हुआ? ये 600 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ये 600 ज़्यादा किसकी वजह से हुआ? इस 12% की वजह से हुआ। वही सेम का मान सेम, तो 12% का मान 600, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 1% का मान 50 हो गया तो 100% का मान 100 गुणा 50, बोलो कितना आ गया? 5000। अब दोस्तों बात ये है कि ये पहला भाग है या दूसरा भाग है, तो 12% पहले भाग की तरफ लिखा हुआ है या दूसरे भाग की तरफ? दूसरे भाग की तरफ। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? सेकेंड भाग। और पहला भाग बताना आपको फर्स्ट भाग। तो टोटल मूलधन क्या था हमारे पास? 7500। 7500 में से 5000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। यदि पहला भाग पूछे तो आप 2500 रुपये बताएंगे और दूसरा भाग पूछे तो आप कितना बता देंगे? 5000 बता देंगे। ये नहीं तो आप, मैंने फिर बताया आप कौन सा मेथड लगा सकते हैं? मिश्रण का नियम भी लगा सकते हैं। पहली दर कितनी थी? 4%। दूसरी दर कितनी है? 10%। 7500 से 8700 ब्याज कितना हो गया? 1200 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है? 7500 और समय कितना है? 2। 2 0 से 2 0, 25 3 3, 25 चौक 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी कितना आ गया? 8%। तो देखो ये औसत ब्याज दर हमारे पास कितनी आ गई? 8% आ गई। अब मैंने बताया था तिरछांतर कर लो, 10 में से 8 घटा दो 2%, 8 में से 4 घटा दो 4%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो अनुपात आ गया, काट दो 1:2। अब सेम का मान सेम लगा दो। 7500 रुपये कुल धन है, किसके बराबर हो जाएगा? 1 + 2 के बराबर होगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 3 का मान 7500 है दोस्तों, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो पहला भाग बताना है तो 1 को 2500 से गुणा कर दो, और दूसरा भाग बताना है तो 2 को 2500 से गुणा कर दो। तो दूसरा भाग 5000 रुपये आ जाएगा और पहला भाग 2500, जो कि यहाँ पहले ही प्राप्त हो चुके। तो ज़्यादा बेटर जो आपको लगे वो काम आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अब चलते हैं, कुछ किस्तों के सवाल आ जाते हैं, तो 2-3 सवाल किस्तों के कर लेते हैं आप। एक सवाल लिखते हैं किस्त का, देखना। 21,450 रुपए की कुल धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? देखो, इसका सबसे आसान शॉर्ट तरीका ये है, जब भी किस्त का सवाल आता है तो टोटल हमारे पास जो चुकाने वाली धनराशि है वो कितनी है? 21,450 है। कितनी किस्तों में चुकाया जाना है? 3 किस्तों में चुकाया जाना है, और ब्याज की दर हमारे पास कितनी है? 10%। तो जो सम्मान किस्त है, प्रत्येक किस्त की राशि है, तो सम्मान किस्त है तो उस किस्त को आप हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100। तो 3 किस्त है तो इस 100 को आप 3 जगह लिख लेंगे। इस 100 को आप कितनी जगह लिख लेंगे? 3 जगह। अब इस 100 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? ब्याज भी तो जोड़ना पड़ेगा। जब पहली किस्त चुकाएंगे तब आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब RT दर गुणा समय ब्याज कहलाता है। तो दर आपके पास कितनी है? 10%, लेकिन टाइम तो क्या रहेगा इसका? 0 रहेगा। तो 10% और गुणा टाइम कितना है? 0। दर इसमें भी 10% है, लेकिन टाइम क्या रहेगा? 1 वर्ष। भाई पहली किस्त में कोई ब्याज नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे? इसको 0 मान के चलेंगे। तो 0, 1 और समय आगे क्या ले लेंगे? 2। दर फिक्स है, कितनी परसेंट है? 10%। तो जब भी किस्तों का कोई सवाल आता है कि इतने रुपए धनराशि को लौटाना है, तो आप किस्तों की राशि तो सम्मान किस्त तो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, प्लस इंटरेस्ट भी तो ऐड करना है आपको। तो जो कितनी किस्त है? 3 किस्त है, तो स्टार्ट समय होगा वो 0 से होगा। 3 किस्त है तो 0, 1, 2, 2 तक लिख लो। 4 किस्त होती तो 3 तक आ जाता। 5 किस्त होती तो 4 तक हो जाता। तो 0, 1, 2 ऐसे अपन समय को इंडिकेट कर देंगे। अब दर तो फिक्स है 10%, 10%, 10%। 10% को 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 आएगा। और 10% को 1 से गुणा करोगे तो ये 10 आ जाएगा। और 10% को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। ये कितना हो गया? 110 हो गया। और ये कितना हो गया? 100। इन तीनों का जोड़ करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 330। चुकाना हमें 330 है, और वहाँ पर कितना चुकाना है? 21,450। सेम का मान सेम, तो 21,450। अब 1 का मान निकालना है तो 21,450 में आप किसका भाग दे देंगे? 330 का भाग दे देंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा? आराम से इसको कैलकुलेट कर लो। 1 0 से 1 0, तो 33 का पारा बोलो। 33 6 6 18 और 6 लगभग ये 65 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 65 बार। 2145 में 33 का भाग देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 65 आएगा। अब जब 1 का मान 65 आया तो प्रत्येक किस्त की राशि आपने क्या मानी थी? शुरू में 100 ही तो मानी थी ना। और आप प्रत्येक किस्त की राशि क्या मानी थी? 100। तो 100 को आप डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे? 65 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6500 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 6500 रुपये हो जाएगी। ज़्यादा इस किस्त के सवाल के बारे में सोचना नहीं है आपको। देखो, चुकाने वाली धनराशि 21,450 यहाँ लिख दी। प्रत्येक किस्त सम्मान किस्त होनी चाहिए, उसको आप 100 मान लो। समय पर ध्यान दो, कितना वर्ष है? 3 किस्त है। समय स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है? 0 से। 1, 2, यदि 4 किस्त होती तो 3 तक चले जाते। दर फिक्स आपके पास 10%, यहाँ पर भी होगी 10%, यहाँ पर भी होगी, और 10% को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 10% को 1 से काउंट करोगे 10 आएगा, और 10% को 2 से काउंट करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो 10 दूनी 20, 10 एकम 10, और 10 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0। ये RT है। RT का मतलब साधारण ब्याज है। 100 में 0 जोड़ेंगे 0, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। अब आप लोग कहीं ऐसे सोच रहे हैं ऐसा क्यों लिखा? अरे भाई, ब्याज जो साधारण ब्याज में जो किस्त की राशि होती है वो सम्मान होती है, वो कौन सी है? 100 है। ये जो इंटरेस्ट की बात होती है ये तो तब है कि जब आप मान लो कि किस्त नहीं चुका पाए। यदि आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तब आपके वो इंटरेस्ट तो ऐड करता ही है ना, तब वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब देखो, चुकाने वाली धनराशि कितनी होगी? 330 होगी।
यदि वो टाइम पे नहीं चुकाता है तो टोटल उसको कितना चुकाना पड़ रहा है 330, और सवाल में कितना देना है 21,450। सेम का मान सेम हो गया, एक का मान कितना हो गया 65 हो गया, और जो फिक्स है आपके पास किस्त की राशि वो तो 100 है, तो 100 को 65 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 6,500 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, देखना मैं लिख ही देता हूँ। आठ % साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से 40,500 रुपये की कुल देय राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? वही सेम सवाल है, तो आपको ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है। देखना, टोटल चुकाने वाली धनराशि हमारे पास कितनी है 40,500 है, और कितनी किस्त है हमारे पास 3 समान किस्त है, तो मान लो 100, दूसरी 100 और तीसरी भी 100। इसमें आरटी तो ऐड करना पड़ेगा, दर गुणा समय प्लस आरटी। अरे दर गुणा समय क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, तो मैं इसको सीधा लिखूं। देखना, यहाँ पर टाइम क्या लेंगे आप 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 3 किस्तों की बात होगी। और दर आपके पास फिक्स है, कितनी % है 8%, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस दर कितनी है 8, पहला समय 0, 8 गुणा 1 और 8 गुणा 2, 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 एकम क्या हुआ 8 और ये क्या हुआ 0, तो ये वाला हुआ 116, ये वाला हुआ 108 और ये वाला कितना हो गया 100। तो चुकाने वाली धनराशि कितनी होगी 100, 200, 324, 324। और सवाल में कितना चुकाना आपको 40,500 चुकाना है। एक का मान निकालना है, तो 40,500 में किसका भाग दे दो 324 का भाग दे दो, तो एक का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा, चेक करो देखें, एक बार चला जाएगा 40,500 में, तो बच गया कितना हमारे पास इधर 76 का मतलब 76 5 81, और लगभग काट लो, 4 से काट के देख लो, ऐसे नहीं पार पड़ रहा है, 4 से काटेंगे तो 1 0 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 10,125, 4 से काटेंगे तो 81 आ गया। अब 81 एकम 81 हो गया, बच गया कितना 19 और 1 20, 202, 81 दूनी 162 हो गया, 38 2 40, 100, एक का मान 125 हो जाएगा। एक का मान कितना आ गया 125। अब आपके पास जो कि प्रत्येक किस्त की राशि थी वो कितनी थी 100 थी, तो 100 को आप किससे गुणा कर दें 125 से गुणा कर दें, 12,500 रुपये आ जाएगा। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी 12,500। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखना एक बार पुनः बता देता हूँ। अरे भाई, चुकाने वाली धनराशि 40,500, प्रत्येक किस्त 100 माना, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। टाइम आपका 0 1 2 से काउंट होगा, हमेशा 0 से काउंट होगा। 3 किस्तें तो 0 1 2, 3 किस्त होगी, 4 होती तो 3 तक चला जाता। दर कितनी % है 8% है, तो RT ब्याज होता है कि नहीं होता है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 एकम क्या हुआ 8 और ये वाला क्या हो गया 0। इसको जोड़ोगे 116, इसको जोड़ोगे 108 और इसको जोड़ोगे तो 100, ये चुकाने वाली धनराशि होगी। तो 324 और सवाल में कितना चुकाना है 40,500 चुकाना है, तो एक का मान 125 आ गया। और मूलधन फिक्स प्रत्येक किस्त की राशि फिक्स थी 100, तो 100 को आप किससे गुणा कर देंगे 125 से, तो 12,500 प्रत्येक वर्ष आपको चुकाने होंगे। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास 12,500। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया किसी धन पर, अगला टाइप है, पहले 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज
120 रुपये प्राप्त होता है। अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 4 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज की दर निश्चित हो, आर निश्चित हो। देखो ये सवाल पहले ध्यान से समझो, बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको। किसी धन का मतलब है मूलधन। मान लो मूलधन आपने क्या ले लिया? 100 ले लिया। पहले समझ लेते हैं समय कितना दिया, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं 2 वर्ष। ब्याज ऐसा ही, इस 2 वर्ष का ब्याज एक कोई दर है, वो भी दर फिक्स निश्चित ले लेते हैं। जैसे मान लो दर फिक्स कर दी मैंने 5% कर दी, तो मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? इस सवाल से इसका कोई लिंक नहीं है, मैं केवल बात समझा रहा हूँ। तो बताओ मूलधन 100 रुपये, समय 2 वर्ष, दर 5%, तो ब्याज 100 का 5 दूनी 10% निकाल लेंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 100 का 10% कितना होता है भाई? 10 रुपये हुआ। अरे 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। अब ये कह रहा है अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए, तो ये तो पहले 2 वर्षों का ब्याज आ गया 10 रुपये। अब यदि मूलधन को दुगुना कर दें तो अब मूलधन 100 की जगह मेरे पास कितना हो गया? 200 हो गया। समय अगले 2 वर्ष, तो फिर समय टोटल तो वही 2 वर्ष रहने अपने पास, अगले ही 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। दर फिक्स है तो पहले की तरह ये भी कितनी है? 5% है। तो बताओ मुझे यहाँ पर अगले 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 200 का 5 दूनी 10% निकालेंगे कि नहीं? अरे दर गुणा समय ब्याज होता है तो 200 गुणा 2 गुणा 5/100 कर लेंगे। 5 दूनी 10%, 200 का 10%, 200 गुणा 10/100। तो बताओ मुझे ब्याज कितना आया? 20 रुपये आया कि नहीं है? अब एक चीज़ बताओ, यहाँ मूलधन आपने 100 लिया, समय 2 वर्ष है, दर फिक्स कर लिया हमने 5% है, तो 100 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज 10 रुपये मिला। मूलधन को डबल कर दिया, 100 का डबल 200 हो गया। समय वही है, दर वही है, क्योंकि समय अगले 2 वर्ष की बात कर रहा है तो समय तो फिक्स ही हो गया ना, अगले 2 वर्ष की बात है। तो केवल फर्क किसमें पड़ा? मूलधन में फर्क पड़ा। दर और समय तो सेम का सेम पहले वाला ही है। तो यदि मूलधन दुगुना हुआ तो आप देख रहे हैं नीचे रिजल्ट, ब्याज भी क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो मैं कंक्लूजन यही समझाना चाह रहा था कि दर और समय फिक्स है। देखो टाइम और रेट फिक्स है, मूलधन दुगुना तो ब्याज दुगुना। अरे भाई मूलधन दुगुना तो ब्याज दुगुना, बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना था। तो इतना जो समझाया मैंने आपको कि शॉर्ट बनाने के लिए, तो इसका मीनिंग आपके पास निकल के ये आया, कोई धन मूलधन था, ये कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। इसका कितना ब्याज मिलता है? 120 रुपये ब्याज मिलता है। फिर मूलधन को दुगुना कर दिया तो पी का क्या कर दिया? 2p कर दिया। फिर अगले 2 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? तो अभी आपने क्या पढ़ा? यदि दर और समय फिक्स है, दर और समय फिक्स है, तो यदि मूलधन को दुगुना करोगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? दुगुना। तो यहाँ 120 है तो अगले 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 240 रुपये होगा कि नहीं होगा? अरे अभी तो बताया था ना कि पहले 2 वर्ष का तो मान लो 120 रुपये आपको दे ही रखा है, तो अगले 2 वर्ष में यदि मूलधन को डबल कर रहे हैं, मूलधन को दुगुना कर रहे हैं, तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। पहले 120 मिल रहा था तो अब कितना हो गया? 240। तो यहाँ 2 वर्ष का 120 है, इन अगले 2 वर्ष का 240 है, तो टोटल 4 वर्ष का ब्याज नहीं बता सकते कि आप लोग? बता सकते हैं। 120 प्लस 240 कितना आ गया? 360। ये 360 रुपये कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। बस यही आंसर है। अरे भाई यही आंसर है। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पहले मैंने 100 मान के बताया था, इसी कॉन्सेप्ट पे बताना था। यदि दर और समय फिक्स है, देखो दर तो फिक्स है ही, समय यहाँ भी 2 वर्ष है और यहाँ पर भी 2 वर्ष है। मूलधन को दुगुना करेगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? दुगुना। यदि पहले 2 वर्ष का ब्याज आपको 120 दे रखा है तो अगले 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 240। ये क्यों होगा? क्योंकि मूलधन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो यह 120 था तो यह कितना हो गया? 240। तो 2 + 2 4 वर्षों का ब्याज निकालना है, तो 120 में 240 जोड़ दो, कितना आ गया? 360 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो मुझे नहीं लगता है कि घबराने की जरूरत है। लो, बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। मान लो किसी धन पर पहले 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 150 रुपये प्राप्त होता है, तो अगले 3 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 6 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा? अरे भाई, पहले 3 वर्ष है, इनका ब्याज कितना है? 150 रुपये है, तो अगले 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा बोलो? अभी तो बताया था, मूलधन क्या हो रहा है, यहाँ से डबल हो रहा है तो ब्याज डबल हो जाएगा। 150 से डबल कितना हो गया? 300। और 3 और 3 टोटल 6 मिलाओगे तो 6 वर्षों का ब्याज कितना हो गया बोलो? 300 प्लस 150 कितना हो गया? 450 रुपये। ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसके बारे में। अरे 300 प्लस 150 कितना हो गया? 450। पहले शुरू में 100 बताया था, उस बात को वापस बैक जाके देखो ध्यान से, अपने आप सवाल समझ में आएगा। मूलधन फिक्स है, मैं फिर लिख देता हूँ। यदि मूलधन, दर और टाइम, दर फिक्स है, टाइम भी फिक्स है एक तरीके से, और मूलधन यहाँ पर जो भी है अगले में मूलधन को डबल कर दिया जाए और दर वही काम में ली जाए और टाइम भी वही काम में लिया जाए, तो केवल ये तो फिक्स है और मूलधन को डबल कर रहा है, तो ब्याज जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ था, यहाँ का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यहाँ 50 था तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 200 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ वाला ब्याज और यहाँ वाला जोड़ देंगे तो टोटल वर्षों का, जितने वर्षों का पूछ रहा है उन वर्षों का ब्याज बता सकते हैं। देख लो, एक सवाल और ले, जैसे मान लो या 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज आपको दे दिया 500 रुपये और अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो पहले 5 वर्ष में मूलधन, 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 500 मिला। मूलधन को दुगुना कर दिया तो अगले 5 वर्ष में मूलधन दुगुना तो ब्याज दुगुना, कितना हो गया? 1000। इन 5 वर्षों में 1000 मिल रहा है, इन 5 वर्षों में कितना मिल रहा है? 500। तो 5 और 5 10 वर्षों में कितना मिलेगा? 1000 प्लस 500, 1500 रुपये ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये लो सब, ये कितने वर्षों में मिलेगा? अगले को 10 वर्षों में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला टाइप लेते हैं और अगले टाइप में बढ़े। एक सवाल लिख रहा हूं, देखना। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक ब्याज 3060 रुपये प्राप्त होता है तो पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे सवाल आते हैं तो कैसे हल करते हैं, देखिएगा। एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ लो। देखो, सवालों को ध्यान से पढ़ते जाओ और जो जो टाइप बताए जाते हैं उनकी नोट्स बनाते रहो और बुक से आप सोल्व करते रहे। नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं और आपको वहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग? 1/3। एक तो 1/3 भाग है, एक कितना भाग है? 1/4 भाग है, और एक भाग कितना है? शेष। ये 3 बातें होगी। 1/3 भाग को कितने % पर देता है? 7% पर। 1/4 भाग को 8% पर, और शेष भाग को कितने पर देता है? 10% पर। अब मुझे ये नहीं पता है कि इस व्यक्ति की पूंजी कितनी है, सही है कि नहीं? भाग दे दिया। आप जो भी पूंजी मान लेते हो, मान लो 100 तो 100 का 1/3 भाग, 100 का 1/4 भाग, जो बच गया उसका 10% निकालना है। तो जब भी ये बिन वाला सवाल आता है ना, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, ऐसे सवाल जब भी आते हैं साधारण ब्याज के अंदर, तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ की सजेस्ट करूँगा कि जो 1/3 और 1/4 है, इसमें हर में क्या दे रखा है? 3, और इसके हर में क्या दे रखा है? 4।
तो 3 गुणा 4 कर लो, 4 तिया 12, इन दोनों के गुणा में ले लो। जो पूंजी मान रहे हो ना आप, इन दोनों के गुणनफल में ले लो, तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 भी मत मानो, या तो आप 120 मान लो, या 1200 मान लो, या 12,000 मान लो, जो भी आपको उचित लगे। पहली चीज़ वापस समझो, जब भी भिन्न वाले सवाल आते हैं ना इस प्रकार के, तो हर में 3 है, हर में क्या है, 4। 4 को 3 से गुणा कर लो, आप तो सब कुछ छोड़ दो, लॉग लघुत्तम बताएंगे, कुछ बताएंगे, छोड़ दो, बढ़न दो आप। तो 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिया कितना आ गया, 12। 12 के गुणज में ऐसी संख्या ले लो कि भाई इसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए, तो 12 ही रख लो, तो 4 तिया 12। लेकिन सुविधा की खातिर मैं इसको 1200 भी मान सकता हूँ, 120 भी मान सकता हूँ, 12 भी मान सकता हूँ, 1.2 भी मान सकता हूँ, बस मुझे मानना आना चाहिए और भाग देना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन इजी रखनी है, तो पूंजी उसकी मैं कितनी मान लेता हूँ, 1200। अब 12,000 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 तिया 12। अब 12 के गुणा में 1 जीरो लगा दो, चाहे 2 जीरो लगा दो। 1200 नहीं मानते हो तो 12 दूनी 24 भी मान सकते हो, 240 भी मान सकते हो, 2400 भी मान सकते हो, 24,000 भी मान सकते हो, 3600 मानो, 4800। 12 का मल्टीप्लाई होना चाहिए बस। तो हम इतना कुछ नहीं सोच रहे हैं, इन दोनों का गुणा करो, 4 तिया 12, इसके 2 जीरो लगा दिए, 120 भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो उस व्यक्ति की पूंजी आपने क्या मान ली, 1200 मान ली। क्या मान ली, 1200। अब देखना, सवाल को ध्यान से समझना। पूंजी का कितना भाग, 1/3, तो पूंजी कितनी है, 1200। 1200 में 3 का भाग देंगे तो क्या आया, 400। 400 का कितना परसेंट है, 1/3 भाग पर 7% है। निकालना आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। कितना आ गया, 28 आया कि नहीं आया। या 100 मत करो, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, ये 400 है, 400 का 7% आप हल करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 28। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज हटा दोगे, बटा 100 ही करके बता दूँ। ये लो, पहला भाग कितना आ गया, 28। 1/3 भाग पर कितना परसेंट ब्याज मिला, 28%। अब 1/4 को किससे गुणा कर दो, 1200 से, तो बताओ मेरे पास कितना आया, 300। और इसकी दर कितनी है, 8%, बटा क्या कर दो, 100। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, समय। तो यहाँ पर समय आपको क्या दे रखा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष। यदि 2 वर्ष होता तो आप इसको 2 से गुणा करते, इसको भी 2 से, क्योंकि टाइम तो हमेशा साथ चलेगा। लेकिन यहाँ पर वार्षिक की बात होती है तो 1 ही वर्ष की बात होगी। 3 वर्ष होता तो 3 गुणा 3 कर लेते, यहाँ भी गुणा 3 कर लेते। अब देखो, टोटल पूंजी आपने क्या मानी थी, 1200। उसमें से 1/3 पूंजी कितनी होगी, 400, और 1/4 पूंजी कितनी होगी, 300 होगी। तो 400 प्लस 300 कितना हो गया, 700। तो शेष पूंजी क्या बची, 1200 में से क्या घटा दो, 700। तो शेष पूंजी क्या बची, 500। इस शेष पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज मिलता है उसको, 10%। तो 500 का 10% निकाल लो, ये लो साहब, तो 50। तो ये पहले भाग का ब्याज हो गया, ये दूसरे भाग का ब्याज हो गया, और ये शेष भाग का ब्याज हो गया। इन तीनों को जोड़ोगे तो कुल ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। तो 50, 24, 74, 74 और 28 कितना हो गया, 102। ये 102 आपके पास क्या आया दोस्तों, कुल ब्याज आया। और ये कुल ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, 3060 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो, ब्याज प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 3060। तो 102 का मान 3060, तो 1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 1 का मान क्या आएगा, 30। इसने क्या पूछा है, पूंजी, और पूंजी आपने क्या मानी थी, 1200। तो 1200 को किससे गुणा कर दो, 30 से। 12 तिया 36, 36,000 रुपये उस व्यक्ति ने की पूंजी है। ये लो साहब, यहाँ पर अब 100 से गुणा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पूंजी क्या मानी है, 1200। यदि 100 मानते तो 100 से गुणा कर लेते, लेकिन कैलकुलेशन के लिहाज से मैंने 1200 माना है, तो आप लोग भी 1200, 120 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई तो दोबारा समझ लो, ध्यान से समझना, देखना। 1/3, जब भी 1/3, 1/4, 1/5 वाले और शेष भाग वाले सवाल आते हैं, मैंने बताया पूंजी आप हर वाले मल्टीप्लाई के रूप में मानो। इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, तो 4 तिया 12। तो अब की बार मैं पूंजी 120 मान के बता दूं। अब की बार क्या मान लेता हूं मैं, 120, 240, 480, 12 का गुणा आना चाहिए बस, कोई भी संख्या, तो मैं 120 मान लो बस। फर्क इतना है कि किसको कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो सकता है, तो जीरो, ज़्यादा जीरो लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब देखो 1/3 को किससे गुणा करोगे, 120 से, कितना आया, 40। और 40 का 7% 1 वर्ष के लिए निकालोगे तो 1 जीरो, 28 में 10 का भाग दोगे तो 2.8 आएगा कि नहीं आएगा। 1/4 को फिर 120 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30। और 30 पर 8% से 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो
एक जीरो से एक जीरो, 8 या 24 में 10 का भाग दोगे तो 2.4। अब बताओ 40 और 30 70 हो गया ना, 120 में से 70 आ गया तो शेष क्या बचा 50, 50 का 10% निकाल लो तो बोलो कितना हो गया 5 आया कि नहीं। तो ये बताओ पहले भाग का ब्याज, ये दूसरे भाग का, और ये शेष भाग का ब्याज। 5 और 2 7 और 2 9 और 8 4 12, तो ये टोटल हमारे पास कितना आया 10.2। अरे कितना आया 10.2, और इसका मान हो गया 3060। अब मुझे एक का मान निकालना है तो 3060 में 10.2 का भाग देंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे। ये लो साहब, एक का मान क्या आ गया 300, एक का मान क्या है 300। पूंजी क्या मानी थी आपने, 120 को 300 से गुणा कर दो, 12 3 36, 3 जीरो लगा दो, तो 36,000 रुपये आपके पास उस व्यक्ति की पूंजी आ जाएगी। तो कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पॉइंट में आ गया, फर्क कितना सही है। आप 12,000 लेते तो भी आंसर तो 36,000 ही आता लास्ट में। तो पूंजी कैसे माननी है, 3 चौक 12 के गुणज में ले लो, एक जीरो लगा दो या 2 जीरो लगा दो, बहुत आसान रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं और एक दो सवाल और लेते हैं, देखिएगा। अब एक अगला टाइप बता देता हूं, देखना। ए बी से 8% की दर से कुछ धनराशि, शानदार सवाल, अच्छा सवाल है, उधार लेता है, उधार लेता है, और वही धनराशि सी को 12% की दर से उधार दे देता है। यदि ए को 4 वर्षों में कुल 1408 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो ए द्वारा उधार ली गई राशि बताइए, उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझो, कितना चालाक बंदा है, कौन है, क्या है। ऐसे लोग समाज में आपको आपके आसपास भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो अपनी डेली लाइफ इसी आधार पर कमाते हैं। क्या करते हैं वो, बड़े खतरनाक लोग होते हैं, मैं जिनको ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूँ झालर टाइप के लोग होते हैं वो। ए भाई साहब थे, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है। ए ने क्या किया, बी से कुछ धनराशि उधार ली ए ने, और वो धनराशि उधार ली में जो एरो का चिन्ह है वो उधार ले रहा है। बी से ए ने क्या ली, उधार ली। कितने % पर उधार ली भाई, 8% पर उधार ले ली। ठीक है, ए भाई साहब क्या करता है, बी के पास गया, बोले यार कुछ रुपए धन उधार दे दे, तो उसने कहा ले जा। वो कहेगा बता ब्याज क्या लगाएगा, वो कहेगा 8% वार्षिक की दर से लगाऊंगा। ठीक है, 8% की दर से उधार ले लिया। अब ये भाई साहब आके क्या करता है, ये ए वो धनराशि उधार लेके आया 8% की ब्याज की दर पर, तो ये ए बी को जो ब्याज देगा वो किस दर पर देगा, 8% पर चुकाएगा। ठीक है, अब ए ने गेम खेला, झालर टाइप का तो था कि यार मैं इन पैसों को किसी और को ब्याज दे देता हूँ। तो ए बी से जो लेके आया उसने क्या किया, सी को दे दिया। ए ने किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब सी को दे दिया, और सी को कितने % पर दे दिया झालर ने, 12% पर। बड़ा झालर टाइप का है, देखो 12% की दर से उधार दे देता है। और ए को 4 वर्षों में कुल 1408 रुपये का लाभ होता है। ए का लाभ यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है, ए का लाभ कितना है, 1408 रुपये। तो ये कह रहा है ए द्वारा उधार, तो ए ने कितना रुपए धन उधार लिया था। थोड़ी सी देर की ये बात करो आप, तो ए ने 8% पर, कोई मैं हूं ए, मैं किसी आदमी से 8% पर धन उधार लेता हूँ, ले लिया, वही धनराशि मैं किसी तीसरे को 12% पर दे देता हूँ। तो एक बात बताओ, मुझे ब्याज चुकाना कितना है, 8% की दर से चुकाना है, और मुझे ब्याज लेना कितना % है, 12% लेना है। तो मैं नुकसान में हूँ या फायदे में हूँ, फायदे में हूँ। कितना % फायदे में हूँ,
4% फ़ायदे में हूँ। अरे कितना परसेंट फ़ायदे में हूँ? 4% फ़ायदे में हूँ ना। तो बस सीधी सी बात है। और वर्ष कितना है? 4 वर्ष। तो मुझे प्रॉफिट तो 4% का होगा ना। कितने वर्ष के लिए होगा? 4 वर्ष के लिए। तो RT दर गुणा समय क्या कहलाता है? ब्याज। तो 4% का फ़ायदा है मुझे कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 4 चौक 16% का लाभ होगा मुझे 4 वर्षों में। कितना परसेंट का लाभ होगा? 16% का लाभ होगा। और ये 16% लाभ है। और सवाल में लाभ कितना है? 1408। सेम का मान सेम, ये 1408 लाभ है। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से 1% का मान निकालना है। तो 16 × 128 हो गया, बच गया कितना? 12। और 16 × 128, 1% का मान क्या आ गया? 88। तो बताओ ए ने कितना रुपये उधार लिया था? 100% उधार लिया था। तो 100 × 88 कर दो। 88 × 100 बोलो कितना आ गया? 8800 रुपये ए ने उधार लिया था। किससे? बी से। और ये 8800 रुपये उसने किसको दे दिए? सी को। कितना परसेंट पर दे दी? 12% पर। और बी को कितना परसेंट ब्याज चुका है उसने? 8%। अब आप 8800 का 8% निकाल लो। फिर कितने वर्ष का निकालना है? 4 वर्ष का निकालना है। फिर 8800 का आप 12% निकाल लो। कितना वर्ष का निकाल लो? 4 वर्ष का। दोनों का डिफरेंस करके देख लेना, 1408 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस सवाल में था कुछ भी नहीं, केवल झाला टाइप का सवाल था। मैं वापस समझाता हूँ, देखना ध्यान से समझना। इस बात को जो समझ जाता है ना वो कर लेगा, नहीं तो आप इसमें मानते रहो, एक्स वगैरह मानते रहो, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। कोई मतलब वाली बात नहीं है भाई। ए बी से धन उधार लेता है, बी से धन उधार लेता है। कितना परसेंट पर लेता है? 8% पर। कितने वर्ष के लिए लेता है? 4 वर्ष के लिए। ठीक है। और ए ने वही धनराशि, ए ने उसी धनराशि को, ए ने उसी धनराशि को किसको दे दिया? सी को। कितने परसेंट पर? 12% पर। और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। आप देखो समय तो फिक्स है, 4% है। यदि ए को बी, ए द्वारा बी को ब्याज कितना परसेंट दिया जाएगा? 8%। और ए द्वारा सी से ब्याज कितना लिया जाएगा? 12%। तो धनराशि सेम है, जितनी ए ने बी से ली उतनी धनराशि उसने किसको दे दी? सी को दे दी। तो बताओ बी को तो वो 8% चुकाएगा और खुद की सी से 12% ले रहा है। तो बताओ ए को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने परसेंट का फायदा हुआ? 4% का फायदा हुआ। तो 8 और 12% का अंतर कर लो। तो एक वर्ष में उसको 4% का फायदा हुआ। तो समय कितना है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में कितना फायदा होगा उसको? 16% का लाभ होगा। और 16% का लाभ होगा तो सवाल में लाभ कितना है? 1408। मैं यही तो बोलता हूँ, सेम का मान सेम। 1% का मान कितना आ गया? 88। तो बताओ पूंजी कितने निकालनी है कि उधार लिया गया धन कितना है? 100 × 88, 8800 रुपये उसने उधार लिए थे। कहानी खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ लगभग टाइम मैंने कवर करवा दिए हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर रहकर आराम से मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और ऐसे ही नौकरियाँ नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करते रहो, डटे रहो, मुकाबले में मैदान नहीं छोड़ना है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, जिससे जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत।